नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस कड़ी में आज हम लोग देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन कर दूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमेशा की तरह हम लोग विषय सूची क्रमबद्ध तरीके से सभी चीज़ों को टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के रूप में देखेंगे, जिससे कि हमें समझने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो पहले हम विषय सूची देखते हैं इसका। तो पहला, संवैधानिक प्रावधान क्या है। दूसरा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, शर्तों की व्याख्या, संरचना और अधिकार क्षेत्र, जिला जज, निचली अदालतें, ग्राम पंचायतें और किन किन मुद्दों का सामना करना पड़ा ये, और संबंधित लेख और निष्कर्ष। ये कंप्लीट पैकेज एक तरह से है ये, जिसमें कि सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे कि इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट भी इनको कहते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कहते हैं। और ये सिविल कोर्ट को आगे हम देखें तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर एंड कलेक्टर और तहसीलदार, ये मतलब इस तरह से रेवेन्यू कोर्ट का हो गया। सिविल कोर्ट की बात करें तो इसे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट भी कहते हैं। ये सबऑर्डिनेट जज कोर्ट या मुंसिफ कोर्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे एक शब्द जो विशेष आ रहा है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का शब्द। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का शब्द जब भी आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि ये क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित है। और इसके रेवेन्यू कोर्ट के विषय में मैंने आपको बता दिया कि इसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर एंड कलेक्टर या तहसीलदार, इस तरह का ये मतलब इसका हिरार्की है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक। अब अधीनस्थ न्यायालय की संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको देखते हैं। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को नियंत्रित करने और कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। एक चीज़ यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो अनुच्छेद है वो है 233 से 237, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इसको कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की कोशिश की गई है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब प्रावधान क्या है तो देखते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले तो राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करता है। दूसरा, जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, वह पहले से ही किसी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसे 7 साल तक वकील रहना चाहिए, ठीक है। अगला, नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अनुशंसा की जानी चाहिए। तो ये 3 मुख्य क्राइटेरिया हुए जो मतलब होनी चाहिए जिला न्यायाधीश के रूप में किसी को नियुक्त होने के लिए, ठीक है। अब जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसको देखते हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही लोगों को जिला न्यायाधीश के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त करता है। तो कहने का मतलब कि नियुक्त करते हैं राज्य के राज्यपाल, और ये कैसे, तो राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, ठीक है। आगे देखें। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। उच्च न्यायालय के पास जिला अदालतों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र है। तात्पर्य ये हुआ कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा, उन कर्मियों की पोस्टिंग, पदोन्नति और छुट्टी शामिल है जो जिला न्यायाधीश के से नीचे के किसी भी पद पर हैं। तो इसका जो मतलब रेगुलेशन सारा होता है वो कौन करता है, तो राज्य की न्यायिक सेवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शर्तों की व्याख्या। तो अनुच्छेद 236 के तहत
236 के तहत अभिव्यक्ति जिला न्यायाधीश में शहर के सिविल कोर्ट के न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। तो मतलब अनुच्छेद 236 के तहत मतलब इसमें कौन कौन से लोग हैं ये हम लोग देख रहे हैं अभी। अभिव्यक्ति जो ये अनुच्छेद 236 का है उसमें जिला न्यायाधीश, शहर के सिविल कोर्ट के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। शब्द न्यायिक सेवा उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के नीचे अन्य नागरिक न्यायिक पदों को भरने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आगे देखें, राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि राज्य के किसी भी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट राज्य न्यायिक सेवा के लोगों से संबंधित उपयुक्त प्रावधान के अधीन होंगे। पुनः अधीनस्थ न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार। तो राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, राज्य की अधीनस्थ न्यायालय की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र और शब्दावली को परिभाषित करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अलग अलग राज्यों में थोड़े थोड़े भिन्न भी हो सकते हैं। आमतौर पर उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी और फौजदारी अदालतों के 3 स्तर होते हैं। ध्यान से समझेंगे इस बात को। राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र और शब्दावली को परिभाषित करते हैं और परिणाम स्वरूप वे अलग अलग राज्यों में भिन्न भी हो सकते हैं। आमतौर पर उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी और फौजदारी अदालतों के 3 स्तर होते हैं। तो सबसे पहला जिला जज। जिला न्यायाधीश जिले के सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी हैं जिसके पास नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता है। नागरिक मुद्दों से निपटते समय उसे जिला न्यायाधीश और आपराधिक मामलों से निपटते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। इस बात को हम लोग देखेंगे कि एक ही व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनको डुअल फंक्शन करना होता है। जब वो नागरिक मुद्दों से निपट रहे होते हैं तो उनको जिला न्यायाधीश कहते हैं और जब वो आपराधिक मामलों से निपटते हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश कहते हैं। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्राधिकारों का प्रयोग जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और जिले के सभी अधीनस्थ अदालतों पर पर्यवेक्षी अधिकार भी होता है। आगे देखें, उच्च न्यायालय उसके निर्देशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। उच्च न्यायालय उसके निर्देशों और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी जुर्माना सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि चाहे अपील हो या ना हो, उसके द्वारा दी गई किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा करनी जानी चाहिए। तो इसीलिए ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही रखा गया है। तो निचली अदालतों की बात करें तो दीवानी पक्ष में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे होता है, जबकि आपराधिक पक्ष में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे होता है। तो दीवानी पक्ष में जो दीवानी पक्ष है उसमें अधीनस्थ जो न्यायाधीश का न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे स्थित होता है, जबकि आपराधिक पक्ष में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे स्थित होता है। दीवानी मामले में अधीनस्थ न्यायाधीश के पास अप्रतिबंधित आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है। तो दीवानी मतलब अप्रतिबंधित आर्थिक क्षेत्राधिकार, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों पर नियम बनाता है जिसमें अधिकतम 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। ठीक है। सो दीवानी पक्ष में मुंसिफ का न्यायालय और आपराधिक पक्ष में न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सबसे निचले स्तर पे हैं। सो दीवानी पक्ष में मुंसिफ का न्यायालय और आपराधिक पक्ष में न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सबसे निचले स्तर पे है। मुंसिफ के पास सीमित क्षेत्राधिकार होता है और केवल
कम मौद्रिक हिस्सेदारी वाले छोटे नागरिक मुद्दों पर फैसला करता है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट वह व्यक्ति होता है जो आपराधिक कार्यवाही सुनता है और जिसके लिए 3 साल तक जेल की सज़ा भी हो सकती है। मतलब ये दे सकते हैं, सुना सकते हैं। नागरिक पक्ष में विभिन्न महानगरीय शहरों में शहरी सिविल अदालतें मुख्य न्यायाधीश हैं। आपराधिक पक्ष में महानगरीय मजिस्ट्रेटों की अदालतें हैं। नागरिक पक्ष में विभिन्न महानगरीय शहरों में शहरी सिविल अदालतें मुख्य न्यायाधीश हैं और आपराधिक पक्ष में महानगरीय मजिस्ट्रेटों की अदालतें हैं। कई राज्यों और राष्ट्रपति शहरों में, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में लघुवाद न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये अदालतें सिविल मामलों में कम दाव पर त्वरित निर्णय लेती हैं। उसके निर्णय अंतिम होते हैं, हालांकि उच्च न्यायालय उन्हें पलट सकता है। तो ये हम लोग लघुवाद न्यायालय की बात कर रहे हैं, जो मतलब कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये अदालतें सिविल मामलों में कम दाव पर त्वरित निर्णय लेती है, त्वरित निर्णय लेने के लिए, और इनके निर्णय अंतिम होते हैं। हालांकि मतलब उच्च न्यायालय में इन्हें चैलेंज किया जा सकता है और उच्च न्यायालय इन्हें पलट भी सकता है। तो पंचायत अदालतें कई राज्यों में छोटी दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत इत्यादि कुछ ऐसे नाम हैं जो उन्हें दिए गए हैं। तो पंचायत स्तर पे भी न्यायिक व्यवस्था की गई है, जिसे हम लोग न्याय पंचायत या ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत या पंचायत अदालत इत्यादि के नामों से जानते हैं। अब न्याय पंचायतों को देखें। सो पंचायत प्रणाली के न्यायिक घटक, जो हमारी न्यायपालिका का सबसे निचला पायदान है, न्याय पंचायतें हैं। इन्हें स्थानीय या ग्रामीण स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्याय पंचायत की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की गई थी। सबसे पहला था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा, न्याय तक आसान पहुंच, मतलब आम लोग भी आसानी से पहुंच सके, और इसलिए मतलब पंचायत स्तर पे ही इसका वो किया गया है। मामलों का त्वरित निस्तारण, और इसमें कोई मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है, बहुत ही मतलब त्वरित निस्तारण होने के लिए किया गया है। सस्ती न्याय व्यवस्था, और यहाँ पे मतलब ये चूँकि इसमें वकीलों का या इन सब का कुछ नहीं, डायरेक्टली मतलब लोग सुनते हैं, तो ये बहुत ही सस्ती न्याय व्यवस्था है, जो खर्च की कमी होती है इसमें, ठीक है, और पंचायत लेवल पे ही होता है, दौर भाग भी कम होता है इसमें। पांचवा, पारंपरिक ग्रामीण सामुदायिक जीवन का पुनरुद्धार। पारंपरिक ग्रामीण सामुदायिक जीवन का पुनरुद्धार, और ये पहले जैसी व्यवस्था जो थी उसी का मतलब उसका पुनरुद्धार, रिफॉर्म करना, ठीक। न्यायिक प्रणाली और स्थानीय स्वशासन का संयोजन। और सातवां, सिविल न्यायालयों पर दबाव की कमी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे जो सिविल कोर्ट्स हैं उस पर कम होता है, वर्कलोड कम किया जाता है। आगे बढ़ें। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे। अब कौन कौन से मुद्दों का सामना करना पड़ता है अधीनस्थ न्यायालयों को, उसको हम लोग देखते हैं। सो न्यायाधीशों की कम संख्या है। तो 2018 में अधीनस्थ न्यायालयों की जो न्यायालयों में 5748 न्यायिक अधिकारियों की कमी थी। 24 उच्च न्यायालयों में 406 रिक्तियाँ थी। निचली न्यायपालिका की कामकाजी ताकत 16,726 की है, जबकि स्वीकृत ताकत 22,474 से कहीं अधिक है। तो सबसे पहली चीज़ की न्यायाधीशों की कम संख्या। अगला, मामलों की पेंडेंसी, मतलब कि बहुत बड़े संख्या में मामले पेंडिंग में है। जैसे अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों, मतलब जिला अदालतों सहित 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इसमें से अधीनस्थ न्यायालयों में 86% से अधिक मामले लंबित हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। तो देश में अदालतों में वादकारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अधिकांश अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों, न्यायालय कर्मचारियों और वादकारियों के लिए बुनियादी ढांचों का अभाव है। अब अगर हम लोग कुछ संबंधित लेख अगर देखें तो अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 233A कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन के विषय में बात करता है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती की बात करता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 236 व्याख्या किया गया है।
अनुच्छेद 237 इस अध्याय के प्रावधानों में कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट पर लागू होने के विषय में बताता है। अब अगर हम इस निर्णय की निष्कर्ष की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देश की बड़ी आबादी को त्वरित न्याय, इस बात को हम लोग ध्यान से रखेंगे, त्वरित न्याय दिलाने में सहायक है। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने अधीनस्थ न्यायालयों को महत्वपूर्ण भूमिका दी है। अब हम अंत में बात करते हैं लोक अदालत। ये एक यूनिक चीज़ है हमारे यहाँ, जो इसको हम लोग देखते हैं। लोक अदालत का अगर पहले परिचय देखें तो लोक अदालत शब्द का अर्थ पीपल्स कोर्ट है। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय निर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है। ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं तो ये चीज़ वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों के अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। इस संबंध में बात करें तो इस संबंध में निर्णयों हेतु पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात के एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के आयोजित किया गया था। उस समय इसकी कोई वैधानिक समर्थन नहीं थी। 1982 की बात की जा रही है गुजरात में। संगठन राज्य जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तालुका कानूनी सेवा समिति अंतराल के साथ विभिन्न स्थानों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जिन्हें वो उचित समझे। तो तात्पर्य ये है कि राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कहाँ पे लोक अदालतों का आयोजन करना है। ठीक, सो किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत की उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। सो इसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं, इस बात का हमें ध्यान में रखना होगा। और सामान्यतः लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा के नाम से भी जानते हैं, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है, तो ये नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जो लोक अदालतों का आयोजन करता है। नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को किया गया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है, नालसा का जो गठन किया गया है वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को किया गया था, जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए लागू हुआ था। तो मुख्य रूप से ये समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका गठन हुआ था। और हम लोग देख रहे हैं कि इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को किया गया था। आगे देखें, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। तो फिर से देखिए इसको, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। क्षेत्राधिकार, अब इसके क्षेत्राधिकारों को देखें तो लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच समझौता कराने का अधिकार होगा। फिर किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला हो तो उसकी सुनवाई की जा सकती है। कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है, उसको देखा जा सकता है इसमें। अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटने के लिए लोक अदालत में
भेजा जा सकता है? यदि कब भेजा जा सकता है, तो इसके लिए मतलब कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम लोग देखेंगे। दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटने के लिए सहमत हो, या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिए आवेदन करता है, या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है। तो तीन यहाँ पे मतलब इसका ये दिया गया है कि या तो दोनों पक्ष सहमत हो कि लोक अदालत में इसकी सुनवाई हो, दूसरा किसी एक पक्ष ने आवेदन किया हो इसके लिए, और तीसरा कि अगर अदालत जहाँ यह केस चल रहा है तो वो इस बात से संतुष्ट है कि लोक अदालत में इसे हल किया जा सकता है। अगला मुद्दा है कि पूर्व मुकदमेबाजी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है। अगला है वैवाहिक पारिवारिक विवाद, आपराधिक शमनीय अपराध जो हो मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवजे के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले आदि लोक अदालतों में उठाए जा सकते हैं। हालांकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो नहीं होगा, इस बात पे गौर करेंगे, जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर कंपाउंडेबल है वे लोक अदालत के दायरे से बाहर के हैं। अगला देखें तो शक्तियाँ क्या हैं। तो लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित है। इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाली किसी भी विवाद को निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी। फिर लोक अदालत की समक्ष किसी भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा। अगला, लोक अदालत का फैसला किसी भी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा। ठीक है, लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब महत्व, इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है, और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर इसकी राशि वापस कर दी जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ ये मुफ्त है। विवाद निपटने हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन के साथ त्वरित सुनवाई होती है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, अर्थात ये फ्लेक्सिबल है। विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश से बात कर सकते हैं, जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मतलब पक्ष है कि मतलब जो विवाद के पक्षकार हैं वो सीधे मतलब न्यायाधीश से उस समय बात कर सकते हैं अपने वकील के माध्यम से, जो अन्य अदालतों में संभव ही नहीं है। लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट में डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर अपील योग्य है, जिससे अंततः विवादों से निपटारे में देरी नहीं होती है। अब निष्कर्ष देखें। इसके अतिरिक्त अस्थायी लोक अदालतों को मजबूत करने और उन्हें लोगों जो अदालत का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं के लिए मुकदमेबाजी का पूरक रूप बनाने के लिए मौजूदा कानूनों को अधिक सशक्त बनाने और उनके रचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये हमारा अधीनस्थ न्यायालय और लोक अदालत, इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल से देखा। और हम अपने विषय में कुछ बता दें कि जीएस अड्डा क्लासेस जो हमारा इंस्टीट्यूट है दरभंगा में, यहाँ पे हम लोग 5 फरवरी से बीपीएससी के लिए मिशन 70 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमने 70 बच्चों का टारगेट किया है कि अथक प्रयास के द्वारा इन्हें मतलब क्वालिफाई करवाया ही जाए, और इसीलिए इसे हमने मिशन 70 का नाम दिया है। और यहाँ पे हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से कोर्स को कवर करेंगे। यहाँ प्रीलिम्स के लिए हम लोग फाउंडेशन कोर्स और वीकली टेस्ट का आयोजन करते हैं।
स्मार्ट वर्क के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स बताया जाता है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह नियमित रूप पर होते हैं। मेंस के लिए भी कंप्लीट मेंस के सिलेबस का कवरेज होगा। आंसर राइटिंग किया जाएगा टाइम टू टाइम, और टेस्ट सीरीज़ भी है। साथ साथ कि यहाँ पे हम लोग ऐसे का क्वालिटी इवैल्यूएशन करवाएंगे। और कहें तो यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा और कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम रहेगा। ये कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम रहेगा मतलब, और 360 डिग्री सिलेबस का कवरेज होगा। 360 डिग्री कवरेज का मतलब कि जो थ्योरी है वो, फिर जो एलिमिनेशन अनेक टेक्निक्स, फिर टेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। और यही है। तो थैंक्स, टेक केयर।